जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स के प्लेटफॉर्म में हृदय की गहराइयों से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जेपीएससी एवं जेएसएससी परीक्षा संबंधित झारखंड से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का कुछ हम लोग अवलोकन करेंगे और देखेंगे हम अपनी तैयारी कितनी है उसको हम लोग आज आंकने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इसी क्रम में आपके सामने रहा झारखंड से संबंधित पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय महत्व वाले संस्थान की श्रेणी में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय महत्व वाले संस्थान की श्रेणी में शामिल नहीं है? आप लोग देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर यानी एनआईटी जमशेदपुर, राष्ट्रीय कृषि द्वितीयक संस्थान रांची, राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान रांची, भारतीय सूचना तकनीकी संस्थान रांची। आप लोग जल्दी से ऑप्शन बताएं। हम लोग इस प्रश्न के माध्यम से अलग अलग जानकारियां लेने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं ऑप्शन, हमने पूछा राष्ट्रीय महत्व वाले संस्थान की श्रेणी में कौन शामिल नहीं है। देखिए, यहां पर गौर करना, नहीं है के बारे में हम पूछ रहे हैं। तो प्रथम दृष्टिया में देखने के बाद आप देखेंगे कि राष्ट्रीय 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 मतलब ये भारतीय, मतलब यही ऑप्शन सही होगा। लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। प्रथम दृष्टिया में हमारे मन में आता है कि नहीं, इसका भारतीय सूचना तकनीकी संस्थान रांची होगा, क्योंकि उसमें राष्ट्रीय से स्टार्ट नहीं हुआ। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय से किसी संस्थान का नाम प्रारंभ होने का मतलब यह नहीं है कि वह राष्ट्रीय महत्व वाले संस्थानों की श्रेणी में शामिल है। एकदम बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए हम लोग इसमें से कितना इंफॉर्मेशन निकालते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर, देखिए कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 1960 में हुआ था। राष्ट्रीय कृषि द्वितीयक संस्थान रांची, आप लोग बता सकते हैं इसका पुराना नाम क्या था? सबसे पहले तो लाल अनुसंधान केंद्र था, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स गम्स हुआ इसका नाम। ठीक है, तो समय समय पर ये परिवर्तन होता रहा है। तो सबसे पहला लाल अनुसंधान केंद्र, इसका नाम कब था? 20 सितंबर 20 सितंबर 1924 को इसका नाम लाल अनुसंधान केंद्र था। इसके बाद फिर क्या हुआ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स, वो कब हुआ? 20 सितंबर 2007 को। और करंट में उसका नाम क्या हो गया है? राष्ट्रीय कृषि द्वितीयक संस्थान। आप लोग इंफॉर्मेशन, कितना इंफॉर्मेशन निकल गया? इसका नाम 2 बार परिवर्तन हुआ, आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान है। इसका नाम पहले क्या था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्स टेक्नोलॉजी रांची, जो कि हटिया में अवस्थित है। तो देखिए यहां नेशनल इंग्लिश में नाम है इसका नेशनल, इसका मतलब ये नेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, मैंने पहले भी बताया है आपको। ठीक है, और इसका स्थापना कब हुई थी? निफ्ट की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? निफ्ट की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। उस समय नाम क्या था? निफ्ट। और ये यूनेस्को के सहयोग से बना है और शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। ये किसके अधीन है? शिक्षा मंत्रालय के अधीन है ये संस्थान। और इसका नाम जो है सो रिसेंटली 2021 में क्या हो गया है? इंग्लिश नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, NIAMT। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। तो इसका भी नाम चेंज हुआ है और यूनेस्को के सहयोग से बनाया गया है और शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। और कौन सा यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है? झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके बाद भारतीय सूचना तकनीकी संस्थान। भारतीय सूचना तकनीकी संस्थान, इसकी स्थापना कब की गई थी? 2016 में। 2016 में की गई थी। ठीक है, और ये भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंपोर्टेंस मतलब राष्ट्रीय महत्व वाले संस्थान का श्रेणी में ये शामिल है। ठीक है, और
इसके अलावा हम ध्यान देंगे भारतीय सूचना तकनीकी संस्थान की जो स्थापना हुई थी किसके किसके सहयोग से हुई थी, ठीक है। तो इसमें केंद्र सरकार की भागीदारी है कितनी, सरकार की भागीदारी है 50%, फिर राज्य भागीदारी है कितनी है 35%। अब कितना बच गया 15%। तो 15% में और कौन कौन सा 15% में, इसके बाद हम देखेंगे टीसीएस, टाटा मोटर्स, ठीक है, टाटा मोटर्स एंड सीसीएल, तीनों का कितना है 5% भागीदारी है। 100% भागीदारी है। तो एक चीजों से हम लोग कितना इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग आप लोग नोट करते जाएंगे ताकि आपको आसानी होगा। तो अब आप लोग बताइए इसमें कौन सा सही हुआ, इसमें हम लोग का कौन सा राष्ट्रीय महत्व वाले संस्थान में हमारा अभी NIAMT है, ठीक है। और बाकी आप लोग देख सकते हैं, इसका हिंदी में नाम हम मेंशन करने का प्रयास किया है, ठीक है। और आप लोग बताइए राष्ट्रीय, आप लोग का टास्क ये रहा राष्ट्रीय महत्व वाले संस्थान के श्रेणी में 5 संस्थान है, पांचों संस्थान का नाम आप लोग नोट करेंगे, बुक से खोजने का प्रयास करेंगे ताकि इस सिमिलर क्वेश्चन अगर आए तो आप लोग उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए अब हम लोग देखते हैं, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। झारखंड का एकमात्र डीम्ड विश्वविद्यालय है, कौन सा है डीम्ड विश्वविद्यालय? बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान मेसरा रांची में जो अवस्थित है, एक बिरला है और एक बिरसा है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी 1955 में। और बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका पहले नाम था बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो धनबाद सिंदरी आप लोग जान रहे होंगे, धनबाद के सिंदरी में अवस्थित है। उसकी स्थापना कब हुई थी बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की? 1949 में, ठीक है। दो इंफॉर्मेशन यहां देखिए, बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान जब पूछेगा तो 1955, और जब बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिरसा प्रौद्योगिकी संस्थान के बारे में जब प्रश्न पूछा जाएगा तो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। फिर NIT जमशेदपुर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई थी 1960 में। फिर उसके बाद IIT ISM धनबाद 1926 में लॉर्ड इरविन के सहयोग से, जो धनबाद में अवस्थित है, ठीक है। फिर रांची विश्वविद्यालय रांची, इसकी स्थापना कब हुई थी 1960 में। तब हमने यहां प्रश्न क्या पूछा है, झारखंड राज्य का एकमात्र डीम्ड विश्वविद्यालय। तो वर्तमान समय में झारखंड राज्य में एकमात्र निजी डीम्ड विश्वविद्यालय है बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान यानी BIT मेसरा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा रांची। और इसके पहले आपको बता दें, जब पुरानी कुछ पुस्तक आप लोग पढ़िएगा उसमें आपका डीम्ड विश्वविद्यालयों की संख्या 3 है, उसको लेकर कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि सर 1 बता रहे हैं और हम 3 पढ़े थे पहले। तो 3 पहले थी दोस्तों, इसके अलावा कौन था, IIT ISM था और NIT जमशेदपुर भी था, ठीक है। NIT जमशेदपुर भी था, ये दोनों भी पहले था, लेकिन अभी किसमें शामिल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंपोर्टेंस, मतलब राष्ट्रीय महत्व वाले संस्थानों की श्रेणी में ये दोनों संस्थान को अपग्रेडेड कर दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग क्लियर होते जा रहा है, आप लोग नोट करते जाएंगे, आप लोग नए नए तथ्यों को आप लोग सीखते जाएंगे, ठीक है। हाँ, अब आगे हम लोग देखेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, ये बहुत लोगों के लिए नया हो सकता है। सर्वाधिक अल्पसंख्यक जनसंख्या वाला जिला है, सर्वाधिक अल्पसंख्यक जनसंख्या हमने यहां पूछा है, ठीक है। माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी, रांची, पाकुड़, सिमडेगा या दुमका, बताइए इसमें से कौन सा हो सकता है, कौन सा है सर्वाधिक अल्पसंख्यक जनसंख्या वाला जिला? तो साथियों आपको बताना चाहूंगा कि इसमें सिमडेगा, जस्ट मिनट, सिमडेगा जिला में सर्वाधिक अल्पसंख्यक जनसंख्या है, किसमें है, सिमडेगा जिला में। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा
न्यूनतम अल्पसंख्यक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सरायकेला खरसावां। कौन सा है? सरायकेला खरसावां। तो साथियों, सिमडेगा की स्थापना कब हुई थी? 30 अप्रैल 1 को। कब हुई थी? 30 अप्रैल 2001 को। और आपका जैसा कि हमने बताया, न्यूनतम अल्पसंख्यक जनसंख्या वाला जिला सरायकेला खरसावां। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए, अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग इसका दिया गया है, तो मैं आपको क्लियर इसके बारे में करना चाहूंगा। 1 अप्रैल 2001, जब आप झारखंड के पुलिस डिपार्टमेंट के वेबसाइट में जाइएगा, यानी गवर्नमेंट के पुलिस डिपार्टमेंट के वेबसाइट में, तब उसमें सरायकेला खरसावां की स्थापना कर दी हुई है। और चूंकि वेबसाइट ये सब काफी ऑथेंटिक माना जाता है, तो उसमें 1 अप्रैल दिया हुआ है। ठीक है, 1 अप्रैल 2001। ठीक है, लेकिन जब अखबारों में आप देखिएगा, वहां स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? तो 30 अप्रैल को मनाई जाती है। सरायकेला खरसावां में जो सरकारी वेबसाइट के अनुसार 1 अप्रैल है, लेकिन जब आप देखिएगा स्थापना दिवस कब मनाई जाती है, तो 30 अप्रैल को। तो इससे आप लोग ऑप्शन के अनुसार आप लोग इसमें चूज कीजिएगा, एग्जाम में जो आएगा उसके अनुसार, ऑप्शन के अनुसार आप लोग चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है, 1 अप्रैल को शायद गजट नोटिफिकेशन हुआ होगा, लेकिन उसको फाइनल वहां जिला को अपनाने में लग गया 30 अप्रैल से, इसलिए वो लोग अपना फाउंडेशन डे मनाया करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग इसको कीजिएगा। सॉरी साथियों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, देखिए, ऐसे प्रश्न आप देखेंगे जेएसएससी में पूछा जा चुका है दोस्तों। ऐसा प्रश्न शेड्यूल एरिया, नॉन शेड्यूल के समय आप लोग सुने होंगे, ये किसी से छिपा नहीं है। 13 जिला और 11 जिला, मतलब शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल एरिया आप लोग बहुत अच्छी तरह अवगत होंगे। तो दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अधिसूचित जिला वाला प्रखंड है? तो हमने यहाँ ऑप्शन में दिया है, देखिए, सरयू जो कि लातेहार जिला में है, बरकट्ठा जो कि हजारीबाग जिला में है, दुलमी जो कि रामगढ़ जिला में है, कसमार जो कि बोकारो जिला का एक प्रखंड है। ठीक है, तो हम यहाँ जानेंगे। देखिए, अब इसके लिए हमने आपको हिंट भी दे दिया है। अधिसूचित क्षेत्र यानी अधिसूचित जिला कितने हैं? पूर्णतः रूप से 13 जिला हैं। देखिए, 13 जिला, और जिसमें कौन है? रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, लातेहार, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, साहेबगंज, जामताड़ा, पाकुड़ एवं दुमका। ठीक है, और अंशतः अधिसूचित जिला कौन कौन से हैं? कोटा का सुंदर पहाड़ी व बोआरीजोर प्रखंड। ठीक है, और इसके अलावा कौन सा है? पलामू जिला का पलामू जिला में सतबरवा प्रखंड का रबदा और बकोरिया पंचायत जो है सो शेड्यूल एरिया के अंतर्गत आते हैं। तब अब झारखंड इकोनॉमिक सर्वे की यदि आप बात करें, झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 की अगर बात अनुसार शेड्यूल एरिया मतलब शेड्यूल प्रखंडों की संख्या, अधिसूचित प्रखंडों की संख्या कितनी है? 131। ऐसे इन जनरल यदि आप काउंट करें तब 135 होगा, लेकिन चूंकि झारखंड इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, तो कोई भी फैक्ट डाटा गवर्नमेंट के साइट से ही, गवर्नमेंट के साइट हो या फिर इकोनॉमिक सर्वे हो, उसके आधार पर जो है सो मैक्सिमम क्वेश्चन रेज किए जाते हैं। तो मैक्सिमम आप लोग 131 में ही क्लेम करेंगे, लेकिन इन जनरल आप रियली में यदि काउंट कीजिएगा तो 135 ब्लॉक्स जो है सो शेड्यूल एरिया के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे के अंदर 131 प्रखंड ही उसमें दिया गया, अंकित किया गया। तो आप लोग देखेंगे ऑप्शन जैसा आएगा उसके अनुसार आप लोग उसको चूज कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, और पिछला सवाल उस प्रकार का प्रश्न जो है जेएसएससी में पहले पूछा जा चुका है, इसलिए हमने वैसे प्रश्नों का संकलित किया था। ये भी देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कॉन्सेप्ट आधारित है। ये पूरा बुक जब आप पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा, ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट लेवल पे नहीं पता चल पाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। गैर अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? यानी गैर अधिसूचित मतलब कौन से जिले आ गए? जिला 13 जिला का हम नाम दिया था, उसके अलावा 11 जिला में उसकी ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा, कौन करता है? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, ग्राम प्रधान, मुखिया, उप मुखिया, फिर है प्रखंड विकास पदाधिकारी।
तो देखिए इसके बारे में मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। दो भागों में 13 जिला और 11 जिला में डिवाइडेड है, आप जान रहे हैं, ठीक है। यानी 13 जिला में शेड्यूल एरिया आ रहा है, तो शेड्यूल एरिया में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेंगे? ग्राम प्रधान। कौन करेंगे? ग्राम प्रधान। एकदम आप लोग इसको नोट कर लेंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। नॉन शेड्यूल एरिया जैसे हजारीबाग हो गया, रामगढ़ हो गया, बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, ये सब जिलों में कौन करेंगे इसकी अध्यक्षता? मुखिया करेंगे। नॉन शेड्यूल एरिया में तो देखिए कितना अंतर है दोस्तों। हमारा राज्य एक है लेकिन देखिए जिलों में अंतर है। ग्राम सभा की अध्यक्षता कहीं ग्राम प्रधान कर रहे हैं तो कहीं पर कौन कर रहे हैं? मुखिया कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि ग्राम सभा में कोरम क्या होता है, कोरम मतलब कितने लोगों की उपस्थिति आवश्यक है, ठीक है। तब देखिए 13 जिला में क्या हो जाएगा और उसमें फिर अलग हो जाएगा, ठीक है। 13 जिला में क्या हो जाएगा? 1/3 का 1/3। कहने का मतलब यदि यहां की जनसंख्या यानी शेड्यूल एरिया में यदि गांव की जनसंख्या उदाहरण के लिए अगर 300 है, गांव की जनसंख्या कितनी है? एग्जाम्पल के माध्यम से यहां समझाने का प्रयास कर रहे हैं। गांव की जनसंख्या अगर 300 है तब उसमें से पुरुष कितने, टोटल कितने लोगों को ग्राम सभा में भाग लेना आवश्यक है? मैंने क्या बोला? 1/3, यानी टोटल ये पॉपुलेशन का 1/3 है, ठीक है। यानी 300 का 1/3 हो गया तो कितना हो गया? 100 हो गया। फिर 100 का 1/3 फिर महिला होना चाहिए, ठीक है। यानी लगभग 33 के इक्विवेलेंट। मतलब अगर 300 की जनसंख्या है गांव की तो 33 महिलाओं का वहां ग्राम सभा में होना अनिवार्य है, तब उसका कोरम पूरा होगा। यदि कोरम पूरा नहीं होगा तो नेक्स्ट फिर डेट रखा जाएगा, उसमें सबको पुनः ग्राम सभा में उपस्थित होना होगा, तब जो है सो उसकी चीजें वैध मानी जाएगी, अदरवाइज अवैध मानी जाएगी, ग्राम सभा मान्य नहीं होगा, ठीक है। और फिर यही हम बात करें नॉन शेड्यूल एरिया में, तो नॉन शेड्यूल एरिया में हम बताया तो मुखिया ग्राम सभा की अध्यक्षता करते हैं। इसमें क्या है? 1/3 का 1/3 था साथियों, तो इसमें 1/10 है, उसका 1/3 है। यानी अगर गांव की जनसंख्या 1000 है, मतलब 18 वर्ष से ऊपर वयस्कों की मैं बात कर रहा हूं, बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अगर 1000 है तो 1000 में से उसका थर्ड कितना हुआ? 333 के लगभग हुआ साथियों। फिर उसमें से 1/3 महिला होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? इसका फिर यानी 111 के लगभग इक्विवेलेंट यहां होनी चाहिए। तो आपका यहां अच्छे तरह से क्लियर हो गया यहां पर कि शेड्यूल एरिया में ग्राम प्रधान जो है सो ग्राम सभा की अध्यक्षता करेंगे, नॉन शेड्यूल एरिया में मुखिया ग्राम सभा की अध्यक्षता करेंगे। ये न्यू इंफॉर्मेशन है, आप लोग इसको अच्छे तरह से कोरम भी हमने बता दिया। शेड्यूल एरिया में 1/3 का 3rd और उसमें नॉन शेड्यूल एरिया में 1/10 का 3rd, ठीक है। फिर अब हम लोग इसमें जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देंगे। हाँ, ये भी स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन योजना अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ये पेंशन संबंधित हम बता रहे हैं, जो निःशक्त लोग हैं, विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उनको कितनी राशि प्रदान की जा रही है? तो साथियों देखिए 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये या फिर 1200 रुपये। तो आपको बताना चाहूंगा अभी लगभग जितने भी पेंशन योजनाएं चल रही है उसके अंतर्गत 1000 रुपये। हालांकि झारखंड इकोनॉमिक सर्वे जो लेटेस्ट है 22-23 में 600 रुपये दी गई है, लेकिन चूंकि वैलिड उसका होता है इकोनॉमिक सर्वे का, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इकोनॉमिक सर्वे में कुछ भी लिख दिया जाए तो वो भी वैलिड हो जाएगा। तो 1000 रुपये आपको कई वर्षों से 4-5 वर्ष पहले से ही 600 से बढ़ाकर 1000 रुपये इसकी राशि कर दी गई है। चाहे वो विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो या वृद्धा पेंशन हो या सर्वजन पेंशन योजना हो, सबकी राशि 1000 रुपये हो चुकी है। उसका वैलिड प्रूफ आप कहीं भी आप नियरेस्ट ब्लॉक में आप किसी से भी पता कर सकते हैं इसके बारे में। 1000 रुपये इसकी राशि हो चुकी है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। हाँ बिल्कुल, मैथन पावर लिमिटेड की उत्पादन क्षमता है, बिल्कुल
मैथन पावर लिमिटेड। तो साथियों यहाँ ये थर्मल पावर लिमिटेड है, यहां पर हम लोग ध्यान देंगे। यहां पर दो तरह का मैथन से कंफ्यूजन मत कीजिएगा। यहां पर देखिए ये है क्या है, थर्मल है, थर्मल पावर प्लांट है और जल विद्युत भी है इसका, ठीक है। तो इसकी कितनी है उत्पादन क्षमता मैथन पावर लिमिटेड की? 1050 मेगावाट। कितनी है? 1050 मेगावाट। और मैथन जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है? 63.2 मेगावाट। आप लोग ध्यान देंगे, पुरानी किताबों में 60 मेगावाट मिलेगा, इन 63.2 मेगावाट है। ये लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे और डीबीसी के वेबसाइट के अनुसार है, ठीक। ये भी डीबीसी के वेबसाइट के अनुसार है और झारखंड इकोनॉमिक्स, लेटेस्ट झारखंड इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 1050 मेगावाट, ठीक है। आपका प्रश्न जेएसएससी में पहले पूछ चुका है, ये थर्मल के बारे में पूछा था, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन में कई पुस्तकों में हाइडल के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो इसके बारे में डिटेलिंग में यहाँ जानना पड़ेगा। मैथन पावर लिमिटेड के बारे में हम लोग और जानते हैं इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में। तो मैथन पावर लिमिटेड का हमने बताया 1050 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। और कहां है? धनबाद के निरसा प्रखंड में अवस्थित है। यह कहां है? धनबाद के निरसा प्रखंड में। और ये दो संस्थानों के सहयोग से बना है दोस्तों, टाटा पावर और डीबीसी। डीबीसी मतलब दामोदर घाटी निगम, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के सहयोग से बना है। इसके सहयोग से दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, जिसमें टाटा पावर की भागीदारी कितनी है? 74% और डीबीसी की भागीदारी कितनी है? 26%। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। और ये कहां अवस्थित है? बराकर नदी के तट पर। कहां? बराकर नदी के तट पर। और इसके द्वारा जो विद्युत सप्लाई की जाती है, कहां की जाती है दोस्तों? झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, नई दिल्ली में और केरल में। कहां? झारखंड, पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली एवं केरल राज्य में, ठीक है। तो ये इस फैक्ट्स को आप लोग याद रखेंगे। अब इसके बारे में बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं साथियों। हाँ देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ये एजुकेशन सिस्टम से ही ये प्रश्न है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की शाखा झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ठीक है। सांख्यिकी का इंग्लिश क्या हुआ? स्टैटिस्टिकल, ठीक है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ISI, ठीक है। इसका मुख्यालय की जब बात करेंगे हम, ISI की मुख्यालय कहां है? तभी मुख्यालय हो जाएगा दोस्तों कोलकाता। कहां है? कोलकाता। लेकिन जब इसके शाखा की बात करेंगे झारखंड राज्य में, तब आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसकी शाखा कहां है? गिरिडीह जिले में है, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को, गिरिडीह जिले में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं फिर। हाँ बिल्कुल, आदित्य बिरला केमिकल्स अवस्थित है। आदित्य बिरला केमिकल किस जिले में अवस्थित है? तो यहां आपको कंफ्यूज नहीं करना है साथियों। देखिए, आदित्य बिरला का हिंडाल्को आप लोग जान रहे होंगे, इंडाल का इनाम जो हिंडाल्को हो गया है, मुरी में अवस्थित है। तो मुरी, ये आदित्य बिरला केमिकल में बात नहीं कर रहा हूं, इंडाल की बात बोल रहा हूं। तो इंडाल मुरी में अवस्थित है, ठीक है। मुरी में। तो इसकी स्थापना संबंधित भी आपको कंफ्यूजन होता होगा। देखिए, कई स्रोतों में इसकी स्थापना वर्ष 1938 है, लेकिन आप जैसे ही जाइएगा आदित्य बिरला के वेबसाइट में, आदित्य बिरला ग्रुप के वेबसाइट में, तब इसकी स्थापना उसमें स्पष्ट लिखी हुई है 1948। तो आप देखिएगा, परीक्षा में जैसे विकल्प रहेंगे उसके अनुसार आप उसका आंसर कीजिएगा। मेरा काम है आपको अवगत कराना से, आंकड़ा से। ऑप्शन कैसा रहता है उसके लिए मैं नहीं बता सकता हूं, आपका ऑप्शन के अनुसार आपको उसमें टिक करना पड़ेगा, ठीक है। 38 मैक्सिमम बुक्स में मिलते हैं, लेकिन इसके वेबसाइट जो है, अपनी वेबसाइट कंपनी की, उसमें 1948 उसमें दिया हुआ है, ठीक है। लोहरदगा में क्या है? इसका माइंस है। फिर पलामू, तो देखिए ये
आदित्य बिरला केमिकल्स की जो प्लांट है दोस्तों, पलामू के रेहला नामक स्थान में, ठीक है, गढ़वा रोड में, पलामू के गढ़वा रेहला नामक स्थान में अवस्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाँ देखिए, इससे भी संबंधित कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। संथाल परगना, जब हम लोग इंडस्ट्री की बात करेंगे तब हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज हम लोग बात करते हैं यहाँ की स्थापना वर्ष के बारे में। तो देखिए, उद्योगों को चलाने के लिए अलग अलग प्राधिकार बनाए गए हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा प्राधिकार है? देखिए, संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? ठीक है, तो इसके बारे में हमको जानना है। तो अब देखिए, ऑप्शन में क्या है? 1972, 1973, 1974 और 2015। तब हम लोग ध्यान देंगे कि इसके अलावा कौन कौन से इंडस्ट्रियल ये है कहने मतलब औद्योगिक प्राधिकार हैं, कौन कौन से अथॉरिटी है, इंडस्ट्रियल अथॉरिटी। तो हम लोग इसको आदित्यपुर से हम लोग ध्यान देंगे। पहला पहला कौन सा है? आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, आयडा। ठीक है, आयडा की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। फिर इसके बाद आयडा से आदित्यपुर से हम लोग चलते हुए कहां आएंगे? रांची आएंगे, मतलब रियाडा, रांची इंडस्ट्रियल एरिया। रांची में कौन सा है? रियाडा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में। फिर इसके बाद कौन सा आएंगे हम लोग? बोकारो। बोकारो चले जाएंगे, बियाडा, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में। और संथाल परगना SPIADA, संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तब 2015 में। हम लोग चारों का हम लोग जान गए। आप लोग को याद रखना है, आदित्यपुर यानी जमशेदपुर से होते हुए रांची आना है। जमशेदपुर में आदित्यपुर है, उसका 1972 है। फिर रांची का 1973 है। फिर बोकारो का 1974 है। संथाल परगना का क्या है? 2015। और इसके बाद जब हम लोग डिटेल में बात करेंगे तब जानेंगे कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया अथॉरिटी के अंतर्गत में कौन कौन सा परमंडल के अंतर्गत आते हैं। जब हम लोग विशेष चर्चा करेंगे इंडस्ट्रियल चैप्टर में या फिर अन्य कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि उससे भी रिलेटेड 7-8 प्रश्न आज तक पूछे जा चुके हैं। तो उसको आप लोग इसको पहले ईयर को, स्टेब्लिशमेंट ईयर को आप लोग नोट डाउन कीजिए और आप लोग पुस्तक में खोजने का प्रयास कीजिए कि संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार कौन सा प्रमंडल के अंतर्गत आता है। क्योंकि देखिए, प्रमंडल 5 है, लेकिन ये हम लोग जो बनाया गया है औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकार वो 4 है। तो कहीं तो मैच करता होगा एक दूसरे में, तो जानने का प्रयास करें अगला जो क्वेश्चन आएगा, ताकि उसमें आपको आसानी हो। ठीक है, आइए अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। देखिए, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि स्टेब्लिशमेंट ईयर को लेकर प्रत्येक वर्ष लगभग पूछा ही जाता है एसएससी परीक्षा में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधो कान्हो क्या है? सीधो कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ की स्थापना कब हुई थी? 18 नवंबर 2021 को, 15 नवंबर 2022 को, 21 दिसंबर 2022 को, 11 अप्रैल 2023 को। इसमें कौन सा सही होगा साथियों? तो देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे ये संघ की स्थापना 18 नवंबर 2000 को ही स्टेब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। 18 नवंबर 2021 को इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन में आप लोग करंट अफेयर्स को देखकर कंफ्यूज मत कीजिएगा। इसके अंतर्गत सदस्यों को जोड़ने हेतु माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा सदस्यों को जोड़ने हेतु बरेट के भोगनाडी से इसकी सदस्यता जोड़ने हेतु अभियान चलाया गया था। तो वो 11 अप्रैल 2023 को हुआ था, लेकिन इसकी स्थापना 18 नवंबर 2021 को हुई थी। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अनुसार आप लोग उसको सोल्व कीजिएगा। स्टेब्लिशमेंट 2021 में ही हो गई थी 18 नवंबर को, लेकिन सदस्यों को जोड़ने हेतु हाल फिलहाल में जो अभियान चलाए थे, हाल फिलहाल मतलब इसके कुछ पहले 11 अप्रैल 2023 को चलाए थे। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि इसको आप लोग स्थापना वर्ष समझ लीजिएगा। ठीक है, हाँ
जोहार की शुरुआत किसके वित्तीय सहयोग से की गई थी? तो सबसे पहले हम देखिए इसमें कौन कौन से ऑप्शन है। ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, फिर है भारतीय स्टेट बैंक, जेएसएलपीएस जो कि ग्रामीण विकास विभाग की एजेंसी है, फिर इसके बाद वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। तो साथियों यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे सबसे पहले जोहार का फुल फॉर्म, जोहार का फुल फॉर्म भी आ चुका है। तो जोहार का फुल फॉर्म होता है झारखंड झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ देखिए ये फुल फॉर्म आ चुका है पहले प्रीवियस एग्जामिनेशंस में, इसलिए आप लोग इसको नोट कर लेंगे। जो आर का फुल फॉर्म झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ प्रोजेक्ट है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसकी शुभारंभ की गई थी और वर्तमान समय में जोहार परियोजना जेएसएलपीएस के द्वारा संचालित की जा रही है, यहाँ संचालित की जा रही है, लेकिन इसकी फाइनेंसिंग किसके द्वारा हुआ? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के द्वारा इसकी वित्तीय सहयोग इसको प्रदान कर प्रारंभ किया गया था। और आप लोग जानेंगे ये इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि के माध्यम से किसानों के आय को दोगुना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आप लोग इसको ध्यान देंगे। कई पुस्तकों में अलग अलग चीजें दी गई हैं जोहार के बारे में, उसमें नव दंपतियों के शादी के बारे में जिक्र की गई है, प्लस अन्य चीजें की गई है, लेकिन वो चीज उसका फैक्ट्स नहीं है, वो शायद किन्हीं पेपर से देख करके किसी पुस्तक में वो जो कि वो परंपरा चल रहा है। तो जोहार जेएसएलपीएस द्वारा वर्तमान समय में संचालित की जा रही है और आधारित है और किसानों के आय को दोगुना करना, उसके अलग अलग सेगमेंट हैं। उसमें कृषि के अंतर्गत चूंकि मत्स्य पालन होता है, उसमें ट्रेनिंग देना है, महिलाओं को अलग अलग स्वावलंबन बनाना है, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। जब हम योजना चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग डिटेलिंग में उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हाँ देखिए ये प्रश्न में भी आप लोग मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा। यहां इस प्रश्न में है राजकीय पुस्तकालय दुमका की स्थापना हुई थी। राजकीय पुस्तकालय दुमका आप अक्सर पुरानी पुस्तकों में देखेंगे, आपको ऑप्शन में मिलेगा 1952, लेकिन आप लोग ध्यान देंगे कि इसकी स्थापना वास्तविक में 1956 में हुई है। चूंकि वहां डीसी सर के द्वारा मुझे सम्मानित बुलाया गया था, चूंकि मेरी फर्स्ट बुक बिरोर हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश थी, उस पर बहुत बड़ा वर्कशॉप था, उसी लाइब्रेरी में ही डीसी सर रखे थे, रविशंकर शुक्ला सर, वहीं बुलाई गई थी। वहां हमने नेमिंग प्लेट में भी हमने देखा था और बाकी वहां से भी पता किया। तो 1956 में इसकी स्टेब्लिशमेंट ईयर है, लेकिन बहुत सारे पुस्तक में 1952 है। आप लोग ध्यान देंगे इसकी वास्तविक स्थापना वर्ष है 1956, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं साथियों। हाँ ये पुस्तक लेखन से संबंधित है। इश्क ए हजारीबाग, इश्क ए हजारीबाग पुस्तक के लेखक कौन हैं? माने किनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? आपके सामने ऑप्शन है अनुज लुगुन, दूसरा ऑप्शन है विक्टर दास, तीसरा ऑप्शन है विनोद कुमार राज विद्रोही, चौथा ऑप्शन है वंदना टेटे। तो आपको बताते चलूं कि ये पुस्तक विनोद कुमार राज विद्रोही सर के द्वारा लिखी गई है। ये एक अच्छे चित्रकार हैं, ये देश के प्रतिष्ठित लेखक भी हैं और ये मेगालिथ शोधकर्ता भी हैं साथ में। आपको बताते चलूंगी इतनी इनकी क्वालिटी है। आज तक ये लगभग 2 दर्जनों से भी अधिक पुस्तक ये लिख चुके हैं और कई पुस्तकें जो है नेशनल लेवल में भी पुस्तकों को सराही गई है। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है, जो कि प्रमुख व्यक्तित्व चैप्टर में आप जाएंगे तब उसमें आपको इनके बारे में डिटेलिंग से आपको जानकारियां मिल जाएगी साथियों। तो इसके हजारीबाग किनके द्वारा लिखी गई है? विनोद कुमार राज विद्रोही सर के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ
देखिए ये भी क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, पुस्तकों में पढ़ने के बाद हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन भी हो जाए इस प्रश्न से थोड़ा, तो और डिटेलिंग में हम लोग देखना चाहेंगे इसको। आप लोग देखिए, संथाल जनजाति द्वारा, हमने क्या यहाँ प्रश्न में लिखा है, संथाल जनजाति द्वारा सोहराई या सोहराई पर्व मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? देखिए आप जब पुस्तक में पढ़ेंगे तब हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। पुस्तकों में लिखी रहती है कि दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है, वेरी गुड, सोहराई के बारे में लिखी गई है। फिर उसके बाद में लिखी जाती है ये कार्तिक महीना मनाया जाता है, वेरी गुड, वो भी वेलकम है। फिर इसके बाद लिखा जाता है कब, धान कटने के बाद पौष महीना मनाया जाता है, ये भी लिखा रहता है। तो एक ही साथ में दोनों हो सकता है क्या? जब आपको इन जनरल जब पूछेगा कि सोहराई पर्व कब मनाई जाती है, तब इन जनरल आप उसको बताएंगे कि कार्तिक महीना में दीपावली के दूसरे दिन, मतलब ये दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। कार्तिक माह की अमावस्या को यानी दीपावली के दूसरे दिन, इन जनरल जब पूछेगा तो। लेकिन जब आपसे प्रश्न पूछेगा संथाल जनजाति के बारे में पार्टिकुलर मेंशन करके, तब आपको क्या है करना है, फसल कटने के बाद पौष महीना मनाया जाता है और ये संथाल जनजाति की सबसे बड़ी पर्व है। तो यहां ध्यान देंगे, अगर इन जनरल पूछता है तब हम लोग कार्तिक माह या दीपावली के दूसरे दिन हम लोग मानेंगे, और यदि संथाल जनजातियों के बारे में पूछता है सोहराई पर्व कब मनाई जाती है, तब ये है फसल कटने के बाद पौष महीना मनाई जाती है। क्लियर हो गया? ठीक। हाँ, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये करंट अफेयर से भी जुड़ा है और ये स्टैटिक जीएस का भी पार्ट मान सकते हैं आप लोग एक तरह से। देखिए हाल ही में क्या प्रश्न है, हाल ही में मतलब वर्ष 2023 में इनमें से किसे राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक में शामिल किया गया है? तो आपको बताते चलूं कि आप जब कला संस्कृति चैप्टर में जाएंगे या फिर हिस्ट्री सेक्शन में जब जाएंगे, सब ये दोनों का अंतर्गत मिलता है। वर्तमान समय में झारखंड राज्य में राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकों की संख्या कितनी है? 14 है। पहले कितनी थी? 13। तो 14वां में कौन सा है? तो 14वां में इसको गुफा हजारीबाग। कौन सा है? 14वां जो अभी लेटेस्ट हुआ है, इसको गुफा हजारीबाग, ठीक है। इसके अंतर्गत जैसे और भी अशोक पुरास्थल खूंटी है, मंदिर समूह हराडी है, इसी प्रकार नवरत्न का किला है, ये सारे चीज शामिल हैं। आप पुस्तक में जाइएगा, आपको 13 की लिस्ट मिल जाएगी और ये मिलाकर 14 की लिस्ट आपको आसानी से पुस्तक में मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा मजेदार प्रश्न है साथियों। निम्नलिखित में किस मंदिर में देवी देवताओं की पूजा नहीं की जाती है? देवी देवताओं की पूजा क्या की जाती है? नहीं की जाती है। यहां ध्यान देंगे, मंदिर मतलब हम लोग यही सोचते हैं कि मंदिर में देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन वैसा नहीं है। तो कौन सा मंदिर है? तो देखिए सूर्य मंदिर में देवी देवताओं की पूजा की जाती है, मौलिक्षा मंदिर में भी की जाती है, रत्नेश्वर धाम मंदिर में भी की जाती है, और श्री श्री हाथी खेदा मंदिर ये सूर्य मंदिर नहीं होगा साथियों, यहाँ पर श्री श्री हाथी खेदा मंदिर जो कि पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है, वहां हाथियों की पूजा की जाती है, देवी देवताओं की पूजा नहीं की जाती है। और क्यों की जाती है? हाथियों के आक्रमण से बचने के लिए इस मंदिर की स्थापना की जाती है। और ऐसा लोगों का मानना है, मंदिर का स्थापना करने के बाद हाथियों का अतिक्रमण कम हो चुका है वहां पर, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर जाते हैं। हाँ, ये भी देखिए, झारखंड की 33वीं जनजाति, कौन सी जनजाति? 33वीं जनजाति। तो 32वीं जनजाति कौन है? संथाल। 32वीं जनजाति संथाल है और 33वीं जनजाति पुराण है। तो निम्नलिखित में मतलब किस चीज में निपुण होती है? पशुपालन में, देखिए ऑप्शन है, पशुपालन में, बर्तन बनाने में, चित्रकला में, या धनुर्विद्या में, आपको बताना है। देखिए फर्स्ट में तो लास्ट ईयर में राष्ट्रपति के द्वारा जो है सो उसके द्वारा नोटिफाई किया गया था, कहने मतलब अधिसूचित किया गया था। उसके बाद में यहाँ हमने पता करने का प्रयास किया तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट अभी इशू हो रहा है, मतलब झारखंड सरकार में भी वो अप्लीकेबल हो चुकी है। इसलिए वर्तमान समय में जब प्रश्न पूछेगा जनजातियों की संख्या कितनी है, तब वो कितना है? 33। हालांकि प्रश्न का ऑप्शन को देखते हुए आप लोग करेंगे, लेकिन वर्तमान समय में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनका कास्ट सर्टिफिकेट झारखंड सरकार द्वारा इशू हो रही है, ठीक है। और ये किसमें निपुण होते हैं? धनुर्विद्या में, ठीक है। और किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पंच परगना क्षेत्र में
ये जनजाति पाई जाती है। किस क्षेत्र में? पंच परगना क्षेत्र में पाई जाती है, और ये धनुर्विद्या में निपुण होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए, झारखंड राज्य में ऑल इंडिया रेडियो केंद्रों की संख्या कितनी है? तब जब आप लोग पुरानी पुस्तकों में पढ़ेंगे तब आप उसमें पाएंगे झारखंड राज्य में ऑल इंडिया रेडियो केंद्रों की संख्या 13 है। ठीक है, कितनी पढ़ेंगे? 13 है। लेकिन हमारे मैं हूं झारखंड पुस्तक में लेटेस्ट जानकारी उसमें दी गई है। इसमें 9 सृजित रेडियो केंद्रों, देखिए आपका हिंट्स के लिए दे भी दिया है, आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। लोहरदगा, गोड्डा एवं साहेबगंज में नया जो है सो रेडियो केंद्रों की स्थापना की गई है, और उसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था। 3 रेडियो केंद्र जो हैं लोहरदगा, गोड्डा एवं साहेबगंज। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। तो झारखंड में ऑल इंडिया रेडियो केंद्रों की संख्या कितनी हो चुकी है? 16। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये भी आपको नया क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा। होड़ सोरवा चित्रकला, कौन सी चित्रकला? होड़ सोरवा चित्रकला संबंध किस जनजाति से है? कौन सा ट्राइबल से इसका संबंध है? होड़ सोरवा चित्रकला का संबंध। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ये रहा, संथाल जनजाति, जो कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 31.86%। और सेंसस, प्रीवियस सेंसस की बात करें 2001 की, तब उसमें 34% थी, लेकिन करेंट में 31.86% हो गई है। सबसे पहले ये परसेंटेज को हमने ही मेंशन करने का प्रयास किया था, एक एक कैलकुलेट करके, जो कि दशकों से जो डाटा एरर चलते आ रही थी उसको हमने संशोधित करने का प्रयास किया था। अब हालांकि सभी पुस्तकों में अब संशोधित होकर ये परसेंटेज आने लगी है। ठीक है, इसके बाद फिर मुंडा, फिर उरांव, फिर बिरहोर। आपको बताना है ये कि होड़ सोरवा चित्रकला का संबंध किस जनजाति से है। तो आपको बताते चलूं, होड़ सोरवा चित्रकला का संबंध किससे है? संथाल जनजाति से है। संथाल जनजाति से है। और इसके किनके द्वारा इसको बढ़ाने का श्रेय किनको जाता है? नायके मरांडी। नायके मरांडी। ठीक है, नायके मरांडी को होड़ सोरवा चित्रकला को बढ़ाने का श्रेय जाता है, और ये संथाल जनजाति से इसका संबंध है साथियों। ठीक है, संथाल जनजातियों से। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, आखिर में इसमें चित्रण क्या रहता है? आपके दिल में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर में होड़ सोरवा चित्रकला आखिर में है क्या, इसमें किस चीज का चित्रण करते हैं? तो इसमें मानव की उत्पत्ति, ठीक है, मानव की उत्पत्ति के बारे में इसमें चर्चा रहती है। मानव की उत्पत्ति के बाद फिर विवाह के बारे में रहती है, पर्व त्योहार के बारे में रहती है। सभी का चित्रण मैंने क्रमबद्ध तरीके से होड़ सोरवा चित्रकला में रहता है, और ये संथाल जनजाति से संबंधित है। और इसके नायके मरांडी के द्वारा इस चित्रकला को बढ़ाने हैं तो इनिशिएटिव लिया गया था, इसलिए ये सारी चीजों को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। इसी तरह नए नए प्रश्नों के साथ आपको हम रूबरू कराते रहेंगे साथियों। और इन नए प्रश्नों से आप लोगों को रूबरू कराते रहेंगे, ताकि आपकी तैयारी, आप इसको जज कर सकें आपकी तैयारी कितनी है। आपकी स्कोरिंग अगर अच्छी है तब भी बहुत अच्छी बात है, अगर कम है फिर भी घबराने नहीं है। ये प्रश्न थोड़ा मॉडरेट लेवल था, मतलब बहुत इजी भी नहीं था, और थोड़ा मॉडरेट लेवल का दिया गया, ताकि आपका माइंड में मतलब ये हो, कहने मतलब एक्सरसाइज हो, आप उस चीजों को समझ पाए। कहने मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन के बदला कुछ कुछ प्रश्न को इनडायरेक्ट पूछने का प्रयास किया गया था। नए चीजों को प्रीवियस एग्जामिनेशन में जो पूछे जा रहे हैं उसी के आधार पर नए प्रश्नों का सृजन करके पूछा गया था प्रश्नों को, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इसी तरह पढ़ते रहें। और साथियों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप सभी का बेहद प्यार मिल रहा है, जिसके कारण जो है सो फर्स्ट एडिशन आने के बाद सेकेंड एडिशन आई, और इसके बाद फिर रिप्रिंट में भी चली गई है सेकेंड एडिशन। तो और आप लोगों का प्यार इसी तरह मिलता रहे। लेकिन फिर भी कई लोगों का आ रहा था, हमारे पास कई मैसेजेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे कि कुछ कुछ जो रिमोट एरिया में ब्लॉक्स हैं या घर बैठे जो टाउन नहीं जा पा रहे हैं, उनको ये पुस्तक मिलने में कठिनाई महसूस हो रही है। तो साथियों, आपको मैं बताना चाहूंगा, स्टडी फॉर बोर्ड्स के ऐप पर भी आप इसको ऐप को इंस्टॉल करके, या फिर इसका डिस्क्रिप्शन में हम लोग इसका लिंक दे देंगे, उसके माध्यम से भी आप लोग इस पुस्तक को घर बैठे आप लोग डिमांड कर सकते हैं। इसमें डिलीवरी फ्री, होम डिलीवरी होगा। 5 से 7 दिनों में आपके यहाँ होम डिलीवरी इंडियन पोस्ट के माध्यम से चला जाएगा साथियों। तो इसी तरह आप लोग जुड़ते रहें। आपका ढेर